गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल पढ़ा था निरोधी विभव और जो आवृत्ति है उसके बीच में हम रिलेशन पढ़ रहे थे और हमने ये समीकरण ज्ञात की थी दोनों के संबंध में, जिसमें हमने आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिया था और उसके माध्यम से ही हमने ये समीकरण निकाली है। और इसकी तुलना हमने किससे की थी? सरल रेखा के समीकरण से। y बराबर mx प्लस c एक सरल रेखा की समीकरण है, उससे हम इसकी तुलना करते हैं। तो इसमें देखिए, इसको y अक्ष पर और इस न्यू को हमने x अक्ष पर लिया था और हमने कल एक ग्राफ खींचा था जिसका हम आज ढाल या स्लोप हम ज्ञात करेंगे। यहाँ जो ग्राफ हमने बनाया था वो हमने आवृत्ति और निरोधी विभव के मध्य हमने बनाया था और ये ग्राफ हमें ऐसे प्राप्त हुआ था। यहाँ ये जो आवृत्ति है वो न्यू जीरो आपको पता है दिल्ली आवृत्ति है और यहां से हमने दो बिंदु लिए थे और इस प्रकार से x अक्ष पर हमने लंब डाला था और a b और ये c हमने एक त्रिभुज लिया। इसमें अगर ये कोण थीटा है, अगर ये जो आरेख है वो x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है तो यहाँ भी ये कोण कितने का होगा? थीटा का होगा ना। एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है ACB, जहां में ये जो आधार है ये तो आ जाएगा डेल्टा न्यू, आवृत्ति में परिवर्तन, और ये जो लंब है वो आ जाएगा निरोधी विभव में परिवर्तन। ये अंतर जो है इतना, ये निरोधी विभव में अंतर है और ये जो AC है, जो आधार है, वो आवृत्ति में परिवर्तन या आवृत्ति में अंतर हम लेते हैं। इस त्रिभुज से हम tan थीटा ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब ढाल ज्ञात किया जाता है, झुकाव ज्ञात किया जाता है, तो उसमें हम tan थीटा लेते हैं। तो tan थीटा के लिए इसमें अगर अपन tan थीटा ज्ञात करेंगे तो हमारे पास में आएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब डेल्टा V नॉट बटे डेल्टा न्यू। तो यहाँ सबसे पहले तो अपन इसमें तुलना करेंगे। तुलना करने पर यहाँ m बराबर क्या आ जाएगा? h अपॉन e। इन दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ h अपॉन e जो लिखा हुआ है वो किसके स्थान पर लिखा हुआ है? इस m के स्थान पर लिखा हुआ है। तो m बराबर h अपॉन e आ जाएगा। अच्छा, यहाँ जो सरल रेखा की समीकरण है इसमें m क्या है? मैंने कल बताया था आपको, m है यहाँ पर ढाल, जिसको हम झुकाव कहते हैं। तो यहाँ m बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। m बराबर h अपॉन e है और m बराबर ही tan थीटा है। इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा h अपॉन e बराबर tan थीटा। इस e का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा h बराबर e tan थीटा। इस tan थीटा का मान हम यहां से इस आरेख से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको आप समीकरण कंटिन्यू जो चल रही थी, मैं यहाँ पर समीकरण 1, इसको समीकरण 2 और यहाँ इसको समीकरण 3 दे रही हूँ। आप अगर कल वाले डेरिवेशन का कंटिन्यू आप अगर समीकरण देना चाहें तो दे सकते हैं। आरेख से tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, अर्थात BC बटा AC। वहां से आप ले सकते हैं। BC कितना है? डेल्टा V नॉट, तो यह आ जाएगा डेल्टा V नॉट
अपॉन में डेल्टा न्यू। निरोधी विभव में परिवर्तन बटे आवृत्ति में परिवर्तन। इस tan थीटा की वैल्यू हम समीकरण 3 में रख सकते हैं। तो समीकरण 3 में tan थीटा की वैल्यू रखेंगे तो क्या जाएगा, समीकरण 3 से यह आ जाएगा h बराबर e डेल्टा v नॉट बटे डेल्टा न्यू। यह आ जाएगी आपकी समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 4 जो है वो h के मान को व्यक्त करता है। अगर हमें यहाँ E पता है, E का मान अपन जानते हैं कितना होता है, आवेश है ये। डेल्टा V नॉट हम आरेख से पता कर सकते हैं, ये आरेख बनाने के बाद, और डेल्टा न्यू का भी मान हम पता कर सकते हैं। तो इन सब की वैल्यू पता करके हम h की वैल्यू जो है, जिसको अपन प्लांक नियतांक कहते हैं, उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस h के मान के लिए हमारे पास में समीकरण 4 जो है वो प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त जो आइंस्टीन की समीकरण से जो स्पष्ट हुआ था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन से अनुक्रिया करता है। तो इस आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। और प्लांक नियतांक का जो मान है, h का जो मान है, स्थिरांक है, उसकी वैल्यू भी हम इस आरेख के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा अगला बिंदु है वो ये है कि शुरू में जब प्रकाश के बारे में चर्चा हुई या प्रकाश के बारे में जब अध्ययन किया गया, तब ये देखा गया कि प्रकाश का जो स्वरूप है वो कैसा है। तो सबसे पहले न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का कणिकावाद सिद्धांत दिया। सबसे पहले ये बताया गया कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है, कणीय प्रकृति होती है, और ये न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। तो अगला जो हमारा बिंदु है वो है द्रव की तरंग प्रकृति। अब जो अगला बिंदु है वो है प्रकाश की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति का मतलब है कि प्रकाश दो प्रकार की प्रकृति को व्यक्त करता है। अब वो दो प्रकार की कौन सी है वो अपन स्टार्टिंग से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश कणिका प्रकृति का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए थे वो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने कणिकावाद का सिद्धांत दिया, और उन्होंने ये कहा कि प्रकाश जो है वो कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, और इसके आधार पर उन्होंने अपवर्तन, परावर्तन की व्याख्या की थी। अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत के आधार पर, कणीय प्रकृति के आधार पर उन्होंने व्याख्या की, और कई वर्षों तक, कम से कम 18 वर्ष तक यही माना गया कि प्रकाश कणीय प्रकृति का होता है। लेकिन न्यूटन नामक वैज्ञानिक के बाद हाइजेन नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने एक नया आविष्कार किया, एक नया सिद्धांत दिया जो कि बहुत ही प्रभावशाली था और बहुत ही परिवर्तनशील भी था। और उन्होंने क्या कहा कि इस कणिकावाद सिद्धांत का उन्होंने विरोध किया और उन्होंने इसको
तरंग प्रकृति बताया, तरंग रूप। उन्होंने कहा कि हाइजेन, हाइजेन या हाइगेन, हाइगेन भी बोल सकते हैं, ये इंग्लिश में जी आता है तो हाइजेन या हाइगेन दोनों शब्दों का उपयोग होता है। तो हाइगेन नामक वैज्ञानिक ने तरंग प्रकृति को बताया और उन्होंने इसका विरोध किया कणीय प्रकृति का। उन्होंने कहा कि प्रकाश कणीय प्रकृति का नहीं होता, प्रकाश होता है तरंग प्रकृति का। और इस प्रकृति के आधार पर उन्होंने व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये तीनों चीजें आपने पढ़ी नहीं है अभी तक, ये आपके 12th क्लास में ही है। अपन अगला जो चैप्टर है उसमें अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। जो हमारा दूसरा जो चैप्टर है उसमें व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण तीनों चीजें दे रखी हैं। लेकिन ये जो तीनों घटनाएं हैं, कौन सी, व्यतिकरण की, विवर्तन की और ध्रुवण की, ये तीनों घटनाएं न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत जो था उसके अनुसार प्रूफ नहीं हो रही थी, या अपन यूं कहें कि व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या कण सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकी। इसलिए तरंग सिद्धांत माना गया और ये माना गया कि प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। और हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने तरंग प्रकृति के आधार पर व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण के साथ साथ उन्होंने अपवर्तन व परावर्तन की भी व्याख्या की थी। ये अपन लेसन नंबर 13 पढ़ रहे हैं। ये आपके 12वें चैप्टर में हाइजेन का तरंग सिद्धांत है पूरा डिटेल में, ठीक है, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। मैंने पहले बता दिया था कि 13वां, 14वां, 15वां ये लेसन छोटे हैं, केमिस्ट्री से भी रिलेटेड हैं थोड़े और आसान चैप्टर हैं, इसलिए हम पहले इन लेसन को ले रहे हैं। 12वां जो चैप्टर है जिसमें हाइजेन का तरंग सिद्धांत है पूरा और जिसमें अपवर्तन परावर्तन की भी व्याख्या की हुई है, तो उसमें अपन उस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन 12वें लेसन में। तो तरंग प्रकृति के आधार पर उन्होंने इन दोनों के साथ साथ इसका व्यतिकरण, ये भी 12वें चैप्टर में ही है, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इनकी व्याख्या की, ठीक है। और इन तीनों के साथ साथ अपवर्तन परावर्तन की भी व्याख्या कर दी। तो ये माना गया कई वर्षों तक, ये माना गया कि न्यूटन जो नामक वैज्ञानिक थे वो गलत है, उन्होंने जो कणिका सिद्धांत दिया था वो सही नहीं है। और फिर उसको कई वर्षों तक तरंग प्रकृति का माना और ये माना गया कि प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। उसके पश्चात तब तक जब ये दोनों वैज्ञानिक आए थे तब तक ये नहीं पता था कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है क्या, इस बात की पुष्टि नहीं हुई थी। इसके बाद वैज्ञानिक आए मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने ये बताया था कि प्रकाश को गति करने के लिए या प्रकाश को गुजरने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। तो ये बात एक नई खोज हुई और उन्होंने बताया था कि माध्यम आवश्यक नहीं है। किसके लिए? प्रकाश के गमन के लिए। इसको आप यहां एक लाइन और जोड़ सकते हैं। प्रकाश के गमन के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। और इन्होंने प्रकाश को एक नया नाम दिया, वो क्या दिया उन्होंने? विद्युत
विद्युत चुंबकीय तरंगे। इन्होंने प्रकाश को नाम दिया विद्युत चुंबकीय तरंगे। और इसमें जो विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र हैं वो परस्पर लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, और विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में ये जो प्रकाश तरंगे हैं ये परस्पर दोनों क्षेत्रों में, ये दोनों जो क्षेत्र हैं प्रकाश तरंग के लिए, ये दोनों क्षेत्र परस्पर लंबवत होंगे। और जो कंपन है इनके, जैसे एक जो कंपन है वो इस प्रकार से हो रहा है और दूसरा कंपन इस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कंपन है विद्युत क्षेत्र के और चुंबकीय क्षेत्र के, ये बताया था मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने। और विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग नाम किसने दिया? मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने। और इसी के आधार पर फिर इन सब की व्याख्या भी की गई थी। लेकिन वही दिक्कत फिर आगे, और जब आगे आविष्कार हुआ, जैसा कि अपन जो टॉपिक हमारा चल रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जब घटना सामने आई तब ये देखा गया कि तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या नहीं की जा सकती। ये बात अपन पढ़ चुके, हमने पढ़ी थी ना। तरंग सिद्धांत चिरसम्मत सिद्धांत नाम दिया था। तरंग सिद्धांत को क्या नाम दिया था? चिरसम्मत, पुराना, ठीक है ना। तो तरंग सिद्धांत के आधार पर, या अपन यूं कहें चिरसम्मत सिद्धांत के आधार पर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में सफल नहीं रहे। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के अलावा एक रमन प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव भी होता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव जो है, इन तीनों की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर संभव नहीं थी। इसलिए इसके बाद प्लांक नामक वैज्ञानिक आए, ठीक है। और प्लांक नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश को क्वांटम सिद्धांत दिया। प्रकाश को एक कण माना, एक फोटोन की अवधारणा दी उन्होंने, ठीक है ना। फोटोन के रूप में, ऊर्जा के पैकेट के रूप में उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप में है, और एक पैकेट को फोटोन, कण नाम दिया, ठीक है, जिसे हम कहेंगे क्वांटम सिद्धांत। तो मैक्सवेल के बाद जो वैज्ञानिक आए वो आए प्लांक, उन्होंने क्वांटम सिद्धांत दिया। ठीक है, ये क्वांटम सिद्धांत के आधार पर किसकी व्याख्या हुई? प्रकाश विद्युत प्रभाव और रमन प्रभाव और क्रॉम्पटन प्रभाव, इन तीनों की व्याख्या क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दी गई और इन्होंने ही फोटोन की अवधारणा दी। और फोटोन की अवधारणा के आधार पर ही आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने अपनी समीकरण के माध्यम से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। और उन्होंने भी यही कहा था कि आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने भी यही कहा था कि प्रकाश एक कणीय प्रकृति का होता है, एक कण के रूप में होता है, ठीक है। तो ये जो वैज्ञानिक थे वो, उनका जो क्रम है वो ये क्रम रहा कि शुरू में न्यूटन नामक वैज्ञानिक आए, उसके बाद में हाइजेन नामक वैज्ञानिक आए, उसके बाद में मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक आए, और फिर प्लांक नामक वैज्ञानिक आए। इसके बाद भी यहाँ भी कहानी खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी क्या हुआ कि क्वांटम सिद्धांत तो उन्होंने दे दिया,
और क्वांटम सिद्धांत अभी तक का सबसे नया, क्वांटम सिद्धांत के बाद में अभी तक कोई थ्योरी नहीं आई है। लेकिन क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, या अपन यूं कहें कि कणीय प्रकृति के आधार पर, कण के आधार पर या फोटोन की अवधारणा के आधार पर हम अपवर्तन की और परावर्तन की, या व्यतिकरण, अपवर्तन परावर्तन की तो हो चुकी थी कणीय के आधार पर, इसकी व्यतिकरण की, विवर्तन की और ध्रुवण की, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, इन तीनों की व्याख्या क्वांटम सिद्धांत के आधार पर संभव नहीं थी। लेकिन घटना ये भी होती है, अपवर्तन परावर्तन भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो कुछ घटनाएं ऐसी थी जो कणीय सिद्धांत के आधार पर निर्भर कर रही थी और कुछ घटनाएं ऐसी थी जो तरंग प्रकृति को व्यक्त कर रही थी। तो अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। द्वैत प्रकृति का मतलब प्रकाश में दो प्रकार की प्रकृति है, वो कणीय प्रकृति भी व्यक्त करता है और वह तरंग प्रकृति भी व्यक्त करता है। इसलिए प्रकाश को क्या कहा गया? द्वैत प्रकृति का कहा गया। कौन कौन सी है द्वैत प्रकृति इसमें? नंबर 1 कणीय प्रकृति, और दूसरा क्या है? तरंग प्रकृति। और कहीं प्रकाश कणीय प्रकृति जैसा व्यवहार करता है और कहीं प्रकाश तरंग प्रकृति जैसा व्यवहार करता है। तो इस प्रकार से ये क्रम था प्रकाश के बारे में, और किस प्रकार से उसको द्वैत प्रकृति का नाम दिया गया। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, वो आए थे डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने एक और सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या कहा? अगला जो पॉइंट है वो है डी ब्रोगली, डी ब्रोगली की अवधारणा। डी ब्रोगली नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोई प्रैक्टिकली कोई बात नहीं बताई, उन्होंने किसी बात को सिद्ध भी नहीं किया था, उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने एक बात रखी। उन्होंने क्या कहा कि जब तरंग जो है वो एक कणीय प्रकृति व्यक्त कर सकता है, ये बात सिद्ध हो चुकी थी कि तरंग कणीय प्रकृति व्यक्त करता है, जो तरंग है वो कण की तरह होता है, ये फोटोन की अवधारणा में भी सिद्ध हो गई थी। तो इन्होंने ये बात रखी कि जब तरंग कणीय प्रकृति रख सकता है तो एक गतिशील कण भी तरंग की तरह व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने संभावना व्यक्त की। उन्होंने ये बात क्यों बताई? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर हम यूं कहें कि जैसे अपन ने पढ़ा था कि ऑरेस्टेड का नियम पढ़ा था ना, फैराडे का नियम और ऑरेस्टेड का नियम पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र से जब चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है तो चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र क्यों नहीं बन सकता? ये हुआ था ना, ये अपन पढ़ चुके थे चुंबक वाले में, ऑरेस्टेड का नियम अपन ने पढ़ा था ना। तो उसमें भी दोनों देखो रिवर्स बातें हैं, विपरीत बातें हैं कि जब उन्होंने क्या किया था, चुंबक को गति करवाई और चुंबक को गति करवा के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होना चाहिए। ये फैराडे और ऑरेस्टेड के नियम है। एक ने कहा था कि जो ऑरेस्टेड थे उन्होंने कहा था कि विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब किसी भी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मतलब विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा कि जब विद्युत से चुंबक बन सकता है तो चुंबक से विद्युत क्षेत्र भी बनना चाहिए, ठीक है ना। और इस प्रकार से फिर उनका भी एक सिद्धांत नया चलने लगा। तो यही संभावना डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने व्यक्त की। उन्होंने क्या कहा कि जब
तरंग कण की तरह व्यवहार करती है तो गतिशील कण भी एक तरंग रूप में व्यवहार करना चाहिए। और ये बात फिर आगे सिद्ध भी की थी, और वो सिद्ध किसने की थी? डेविसन और जर्मर नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने इस बात को प्रूफ किया, इस बात को उन्होंने सिद्ध किया। एक इलेक्ट्रॉन कण लेकर, इलेक्ट्रॉन का कण लिया और इलेक्ट्रॉन को उन्होंने गतिशील करवाया, और गतिशील करवाकर और फिर उसकी तरंग प्रकृति को उन्होंने सिद्ध किया था। ठीक है, सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों मानों को उन्होंने मैच किया और दोनों मान बिल्कुल एकदम समरूप थे, सन्निकट थे। दोनों की जो वैल्यू आई थी, दोनों के जो मान आए थे वो अति निकट थे, उनके जो मान थे। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने जो सिद्धांत दिया उन्होंने थ्योरेटिकल सिद्धांत दिया। एक तो था थ्योरेटिकल की हमने ही बात पढ़ी, एक होता है प्रैक्टिकल, इसको अपन करके देखें कि ऐसा होता है क्या। तो सैद्धांतिक बात किसने बताई? डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने। और उस बात को सिद्ध किसने किया? डेविसन और जर्मर नामक वैज्ञानिक ने। और इस वाले मान को अपनी प्रायोगिक मान से मिलाया, मैच करवाया, तो वो बिल्कुल वो लगभग सेम थे, लगभग समान थे। तो डी ब्रोगली की अवधारणा को भी फिर मान्यता मिली, क्योंकि प्रत्येक वैज्ञानिक के द्वारा कही गई बात को प्रायोगिक पुष्टि के द्वारा सिद्ध किया जाता है। जब तक प्रायोगिक रूप में वो सिद्ध नहीं होता तब तक उसको मान्यता नहीं मिलती, उस बात को नहीं माना जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें अपन ने पढ़ी इतनी, और डी ब्रोगली की अवधारणा अपन कल पढ़ेंगे, बहुत छोटी सी है, और वही सूत्र अपन काम में लेंगे जो अपन पढ़ चुके हैं। कौन से वाले? मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E बराबर mc² पढ़ा था ना, और एक अपन ने पढ़ा था E बराबर h/ν। यहाँ इंस्टेंट ने दिया था और ये प्लांक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये दोनों ऊर्जा के बराबर है, दोनों E के बराबर है। एक तरंग प्रकृति को व्यक्त कर रहा है, दूसरा कणीय प्रकृति को व्यक्त कर रहा है, और दोनों के मानों को बराबर किया और फिर लैम्डा निकाला, द्रव्यमान निकाला, और संवेग भी यहाँ पर आएगा, संवेग में भी रिलेशन निकाला। तो इस प्रकार से इस बात को पुष्टि भी हुई है इस बात की। तो बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।